थोड़ा सा मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अभी अभी स्वामी जी का कम्युनिकेशन का सेशन रहा, तो मैं उसका फीडबैक लेना चाहूंगा कि आप सभी ने क्या क्या सीखा। तो आपसे शुरू करेंगे। ऋतु जी, आपने पिछले सेशन में क्या सीखा? हाँ हाँ, बता दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति को बातचीत करने में हाँ, उसमें सीखने को क्या मिला इस सेशन से? कि आपको कोई एक चीज अच्छी लगी तो वो आप शेयर कर दीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। और रजनी जी, आपको? सर, जैसे सर ने बताया कि हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, जैसे स्पीकिंग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बात मेरे खुद के साथ हुई। जैसे मैं जब इधर बैठी थी सोफा के ऊपर, तब ऐसे था कि मैं बहुत अच्छा बोलूंगी, लेकिन वहां पर जाके ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हाँ। तो बात वही है कि प्रैक्टिस करने से अपनी कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम अच्छा करें। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा एक लेसन लिया। भावना जी, आप कोई एक बात शेयर करना चाहें? उन्होंने ये बताया कि जैसे हमें किसी चीज की नॉलेज है तो उससे पहले हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो या काउंसलर के पास जाते हैं, तो काउंसलर का तो मेन यही होता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, यानी कि वो उसके ऊपर बिलीव बनाता है, उसके बिलीफ को पकड़ता है। तो जैसे कम्युनिकेशन में भी ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं वो जैसे बोलते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और प्रहलाद जी, आप भी बताइए कि क्या सीखने को मिला? जी सर ने बताया कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। हाँ। उसके बाद में जिससे अपन बात करें उनसे अपना जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी रहनी चाहिए। हाँ जी ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर साहब से तो 30 सेकंड के लिए पूछेंगे, 30 सेकंड से बाहर जाते ही कट हो जाएगा। ये तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो रोज का गुरु जी की जो बात थी रोज करके होगा सर मेरी दुकान पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि बोलना कम्युनिकेशन नहीं है। बोलना तो सारे ही जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, वो कम्युनिकेशन है। जैसे एक रियल उदाहरण देते हैं कि लोकल कम्युनिकेशन कैसा होता है। आमतौर पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कम्युनिकेशन में गड़बड़ियां हैं। जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ कि भावना जी और हम खड़े थे, तो मेरे पिताजी आए, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वो देखो, किसी के शारीरिक हाव भाव, किसी का कुछ भी हो, किसी की, जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो तो आपसे पूछते हैं भी आप क्या करते हो, कितना कमाते हो। तो देखिए, ये चीजें भी कम्युनिकेशन स्किल है। अब आपसे पूछें भी कितना कमा लेते हो, तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए, तो वो भी कम्युनिकेशन गड़बड़ हो गया। तो हमने किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना। हम अपनी बातों से बहुत बार किसी के दिल में वो छेद कर देते हैं। हाँ, तो वो चीजों से बचना है। कम्युनिकेशन वो होता है कि सामने वाले से बात कर ली और सामने वाले के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, वो बेस्ट कम्युनिकेशन है। तो ज्यादातर यही होता है कि हम अपनी शिक्षाएं देते हैं कम्युनिकेशन में, हम अपना नजरिया दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं है। और हिप्नोसिस में ये सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास बनाने के लिए। तो कला ये तो सीखनी ही होगी, ये तो नेसेसरी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा हिप्नोसिस टाइप। बहुत जरूरी है कि जो हिप्नोटिस्ट है उसके भावों में देखो, हर इंसान किसी को लाभ देता है, कोई इंसान किसी को फायदा पहुंचा रहा है, तो इसके पीछे सबका मकसद अलग अलग होता है। किसी का मकसद ये होता है कि मैंने नाम कमाना है, किसी का मकसद ये हो सकता है कि मैंने पैसे कमाने हैं, किसी का मकसद ये हो सकता है कि मुझे सर्विस देनी है, मैंने इलाज ही करना है। तो अगर हम अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हैं तो हिप्नोसिस असर करेगा। और क्योंकि देर सवेर हमारा लालच, हमारा जो छलावा है, वो सामने आ ही जाना है। हमें जिस चीज की जानकारी है, हम जो हैं, वो हमारा असली चेहरा सामने आ ही जाता है। तो झूठ थोड़े दिन चलता है, इसलिए ईमानदारी से आगे बढ़े, आराम से, और अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहें। और ईमानदारी में ये भी आता है कि आप सलाह उसको दें जो उसके बदले में कुछ पे करे। हम शुरुआत में क्या करते हैं कि हमें कोई मिलता नहीं है तो हम फ्री में सेवाएं देने लग जाते हैं, जिसका नुकसान ज्यादा होता है।
फायदा कम होता है। चाहे आप उसके लिए कम पेमेंट रख लें, चाहे 10 रुपए रखें, 20 रुपए रखें, 100 रुपए रखें, 500 रखें, 1000 रखें, तो शुल्क जरूर रखें कि जिसको भी सहायता दे। फ्री में आप डायग्नोज कर दें, फ्री में डायग्नोज फ्री में करना होगा कि किसको क्या समस्या है और उसका इलाज क्या है। ये आपने फ्री में ही बता देना होगा कि ये एक समस्या है और इसका एक इलाज है। इलाज आपने पेमेंट पर बताना है और डायग्नोज और इलाज के तरीके आपने फ्री में बता देने हैं। जैसे आप कहीं स्कूल में जाएं, कहीं जैसे ग्रुप में कोई सेशन कर रहे हैं तो समस्याओं के बारे में बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें और उनका इलाज बता दें। अब जिसको भी आपसे मिलना है, जिसको भी आपसे सेवा लेनी है, तो उससे आप जरूर थोड़ा बहुत जो भी है शुल्क वहन करें, तब जाकर के ये चीजें असर करेंगी। वरना क्या है कि सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं कर पाएगा, उससे हो नहीं पाएगी। तो इसलिए आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में इतना ध्यान रखें कि फ्री में शिक्षा नहीं देनी है, फ्री में इलाज नहीं करना है। क्योंकि देखो, समाज सेवा करोगे तो मैंने बहुत से देखे हैं कि समाज सेवा करते, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन जो ये साइकोलॉजी का क्षेत्र है ना, इसके अंदर वजह अपनी बातें ही होती हैं। हमारे पास तो बातें ही हैं, हमने तो अपनी बातों से इलाज करना है, वो कुछ देना तो है नहीं। क्योंकि बाकी डॉक्टर क्या करते हैं, बातें करके दवाई दे सकते हैं या कोई टॉनिक पकड़ा सकते हैं या कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये बातें ही मेडिसिन है। तो हम अगर अपनी मेडिसिन फ्री में दे देंगे तो हाँ, कितनी कीमती हो तो वो लेगा ही नहीं। तो इसलिए वजन बातों में तभी आएगा जब शुल्क लगेगा। जिसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो हिप्नोटाइज कर रहा है उसको हम्बल होना बहुत जरूरी है। हाँ, हम्बल होगा तो उसका ना विश्वास मजबूत बन जाएगा। वरना क्या, अथॉरिटेरियन है तो उसका क्या है कि प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसका जो असली रिजल्ट है ना वो कम रह जाएगा। जैसे हिटलर है, वो भी बहुत तगड़ा लीडर था, वो भी क्योंकि वो डरा करके करते हैं, तो डर में हिप्नोसिस नहीं कर पाएगा। प्रेम में हिप्नोसिस जल्दी आता है, प्रेम में समर्पण आ जाता है, डर में आदमी सरेंडर करेगा शरीर से, मन से नहीं करेगा। तो डराते हैं जो ये बाबे होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, किसी को जैसे भूत प्रेत आ गया तो उनके पास 2 तरीके हैं। एक तो हिप्नोटाइज वाला, ये ना काम करे तो वो उसको मारते हैं, पीटते हैं कि इसके अंदर भूत है, तो मार के निकालते हैं। तो मारते हैं तो अगला बंदा डर गया, उसको पीड़ा तो होगी, तो वो डर के कारण स्वीकार कर लेता है कि ये है, और इसको आगे से भी डरा देते हैं कि इस बार फिर आया तो देख तेरा क्या हाल करूंगा। तो वो बंदा वो दबा लेता है ना रोग को। मान लीजिए उसका भूत प्रेत वाली समस्या ठीक होगी, लेकिन वो किसी दूसरे रोग में निकल जाएगी, भी उसका नया रोग विकसित हो जाएगा, भी उसका जड़ से इलाज नहीं हुआ है, उसका एक लक्षण दबा दिया गया है। तो हिप्नोसिस को इस जिन चीजों से बचाना है कि आपने किसी के कारण दूर किए बगैर हिप्नोसिस का प्रयोग कर दिया और वो हिप्नोटाइज हो गया। अब मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है, या किसी को अपना हस्बैंड से प्रॉब्लम है, किसी को अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, माँ बाप अच्छे नहीं लगते, या किसी को किसी रिश्ते से प्रॉब्लम है। अब आप उसका हिप्नोटाइज कर दिया और उसको प्रोग्रामिंग कर दी कि अच्छे लगेंगे, तो अब वो मन में ना कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कारण है वो रिमूव नहीं हुआ और आपने लक्षणों को दबा दिया। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा उसके अचेतन मन में, और वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता किसी और बीमारी में निकल जाएगा। आपने बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज कर दिया तो वो लक्षण तो दूर हो जाएगा, लेकिन वो कारण तो है ना, तो कारणों को भी दूर करना है, लक्षणों को भी दूर करना है। तो जैसे मेडिसिन है वो लक्षणों पर जाती है ना, जो एलोपैथी है, वैसे ही हिप्नोसिस हम सीधा ही प्रयोग कर रहे हैं। किसी ने बता दिया भी मेरी ये समस्या है, लेकिन उस समस्या के पीछे कारण भी तो होते हैं ना। तो जैसे भूत प्रेत आते हैं वो तो निकाल दिया, लेकिन भूत प्रेत आते तो हमारी अज्ञानता से ही है, तो उसकी वो काउंसलिंग करके उसकी वो अज्ञानता भी तो दूर करनी है, उसको सही ज्ञान भी देना है, तब जाकर के वो भूत प्रेत दोबारा नहीं आएंगे, वरना दोबारा आ जाएंगे। कोई एक भूत निकाल दोगे तो कोई अड़ोसी पड़ोसी का भूत आ जाएगा, कोई नया ही भूत जन्म ले लेगा। तो ऐसे होते हैं, हिप्नोसिस में भी ऐसा होता है। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, तो ये स्किल में आ जाता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ हिप्नोसिस सबसे पहले है सेल्फ हिप्नोसिस, कि हम खुद को खुद हिप्नोटाइज करते हैं। कई बार हम खुद भी तो हो जाते हैं, तो खुद के द्वारा खुद को हिप्नोटाइज करना सेल्फ हिप्नोसिस है। तो ये एडवांस में आता है कि इसको कैसे किया जाता है, ये इस ट्रेनिंग का विषय नहीं है। अब आता है हेट्रो हिप्नोसिस, कि जो आपने देखा प्रयोग कि किसी दूसरे के द्वारा किसी बंदे को हिप्नोटाइज किया जाता है। जैसे आप किसी को कर रहे हो
तो वो हेट्रो हिप्नोसिस हुआ। जो आप अपने पेशेंट को करोगे या जो भी आपसे सेवा लेने आ रहा है, लाभार्थी बोलेंगे उसे, बेनिफिशियरी। तो पेशेंट की जगह हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो बेनिफिशियरी या लाभार्थी, कि आपसे जो लाभ लेने आ रहा है, लाभार्थी बोलेंगे। तो उस लाभार्थी को आप लाभ दे रहे हो तो वो हेट्रो हिप्नोसिस होता है। जो ट्रेनिंग होती है वो उसकी है। और एक तीसरा है वो स्टेज हिप्नोसिस। तो ये स्टेज हिप्नोसिस क्या है, जो आप वीडियोस देखते हो, ये लगभग स्टेज हिप्नोसिस के होते हैं। स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे आपने वो करना है, जैसे जिसको भी इच्छा हो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ये क्या है कि स्टेज हिप्नोसिस आपका दायरा बढ़ा देता है, आपको स्थापित कर देता है कि आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं या आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो बातें बहुत दूर तक जाती हैं और उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। ग्रुप में जब आप करते हैं, स्टेज के ऊपर आप किसी को करते हैं, और आपके कॉन्फिडेंस के लिए वो बहुत जरूरी है कि स्टेज पर जाकर के आप कर रहे हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए ना। वरना लोग अकेले कमरे में करने से घबराते हैं, तो जो स्टेज पर चले जाएं तो क्या होगा। तो स्टेज पर आप कर देंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे बहुत दूर तक ये बात पहुंच जाएगी कि आप हिप्नोथेरेपिस्ट है या हिप्नोटाइज करते हैं, तो वो आपका आधार तैयार कर देगा। तो चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो, इसका कोई ये नहीं है। तो इसका ऐसा भी तो होता है कि जैसे लोगों के सामने एक सिंगल पर्सन को कर रहे हैं हिप्नोटाइज, उसको भी स्टेज हिप्नोसिस बोलते हाँ, वो भी स्टेज ही है, सामने कर रहे हैं किसी के, या ग्रुप हिप्नोसिस बोल सकते हैं उसको। स्टेज जो प्रॉपर पब्लिक के सामने कर रहे हैं, एक 5-6 बंदों में कर रहे हैं, वो ग्रुप हिप्नोसिस हो गया। या एक साथ हम किसी को कर रहे हैं, वो ग्रुप में आ जाता है। जब एक को से बढ़कर ग्रुप आ जाता है। हाँ, वो मास हिप्नोसिस बोलते हैं उसे। तो वो मास हिप्नोसिस होता है बोलना। तो ये टाइप अपने पास निकल आई, एक तो सेल्फ हिप्नोसिस, एक हेट्रो, एक स्टेज वाला, एक किसी के सामने करते हैं, देखने वाले हैं, तो वो स्टेज हिप्नोसिस का ही पार्ट है। और जब एक साथ हम 2 से ज्यादा लोगों को करते हैं तो वो मास हिप्नोसिस कहा जाता है। तो स्टेज हिप्नोसिस के बारे में जानकारी मैं दे देता हूं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट को करना पड़ सकता है, आपको इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टेज हिप्नोसिस में कैसे करना है, सिंपल सा फंडा मैं बता देता हूं, आपको उसको ही ध्यान रखना है कि आप जाएंगे, किसी न किसी तरीके से आप पहुंचे और वहां पर आपने स्टेज के ऊपर जाना है। स्टेज के ऊपर जाएंगे तो कॉन्फिडेंट अंदाज से जाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना ही होगा, क्योंकि उस समय आपको सारे देख रहे हैं। और वहां पर जो स्टेज पर एंकर है या जो भी बोल रहा है, आपकी भूमिका दे रहा है, उससे पहले बात करनी होगी कि वो आपके बारे में बहुत कुछ बताए, ताकि पब्लिक के ऊपर प्रभाव पड़े। जैसे ये हालेलुया वाले हैं, बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा चढ़ा के, वो हिप्नोसिस में जरूरी होता है, उसका असर आता है स्टेज हिप्नोसिस में। हाँ, उसका हिप्नोसिस में बड़ा रिजल्ट आता है। तो ये हालेलुया वाले देखो कितना करते हैं ना, स्टेज पर जाने से पहले उसका एक, जैसे स्वामी जी करते हैं ना एंकर के रूप में, बढ़ा चढ़ा के, तो वो एकदम आपका ग्राउंड तैयार कर देते हैं। हाँ, ध्यान भी देते हैं और उनका मन बन लेता भी ये बंदा है। और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपने वहां पर जाकर के कॉन्फिडेंस दिखाना फुल, और वहां पर व्यवस्था को आपने चेक करना है कि व्यवस्था प्रॉपर है। सीधा ही जाते ही नहीं कर देना है, व्यवस्था को बदल देना है, ताकि लोगों को लगे कि कुछ होने वाला है। ऐसे नहीं, आपने 2-4 बंदों को तो उठाना ही होगा, और जो डॉक्टर साहब की तरह ज्यादा बोले तो पहले तो उनको ही काबू करना होगा, क्योंकि जो बीच में इंटरप्ट करता है या जो वहां का अथॉरिटी है, उसको ही पहले उठा के कहीं बिठा दीजिए, उसको कहिए कि आप इधर चलिए, कोई स्टेज पर बैठा है उसको नीचे उतार दीजिए सबको। तो दोनों डॉक्टर समझदार को इशारे काफी है ना। हाँ, तो उंगली किस तरफ भी हो सकती है ना। हाँ। तो अब देखिए होता क्या है कि जो वहां का अथॉरिटी पर्सन है उसकी सीट चेंज कर दिया आपने, बदल दिया, तो बाकियों पर प्रभाव आ गया कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसने कमांड हासिल कर ली है, तो बाकियों पर हिप्नोसिस बहुत असर करेगा। तो आपने किसी को उठा दिया, बैठा दिया, व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी, ताकि वो सारा सबका अटेंशन हो जाए कि कुछ बड़ा ही होने वाला है, कुछ जबरदस्ती होने वाला है। और फिर आप स्टेज पर जाते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं तो उनको लगे कि कुछ जबरदस्त होगा, और फिर एकदम से आप एक जो दबंग तो नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा खराब शब्द है, ऑथोरिटेरियन
आदेशात्मक, एक मतलब जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो सबसे पहले आपने टेस्टिंग करनी है, जैसे मैंने बच्चों की थी ना, तो आप टेस्टिंग या तो स्टेज पर बुलाकर कर लें, नीचे कर लें, या फिर आप सबके ऊपर वो अप्लाई कर दें। जो जल्दी हो गया उसको स्टेज पर बुला लें, जो नहीं हुआ उसको तो छोड़ ही देना, उसको तो बुला के बीच में नहीं बोलना, वरना फिर ठीक है। नीचे भेजेंगे सर डायरेक्ट। हाँ, तो अब जो है, जो आया आपको लगा कि ये सजेस्टिबल है, हाईली जो सजेस्टिबल हो ना, मीडियम को छोड़ देना है, वहां पर मीडियम पर फोकस नहीं करना है। जो डायरेक्ट आपके, जैसे आपने कहा भी हाथ ऐसे करो और चंद सेकंडों में ऐसे हो गए, बस उसी को रखना है, जिसके नजदीक आए उसको भी हटा देना है। मतलब जो स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे वो बिहाइंड द सीन होगा। हाँ, नहीं बिहाइंड द सीन में भी कर सकते हो। तो आप कहोगे ना कि ये जो प्रयोग है, चाहे वो योग साधना का, मेडिटेशन का, ये सब लोगों के लिए नहीं बना है, ये कुछ लकी पर्सन के लिए, ताकि जो हिप्नोटाइज हो जाए या जो सजेस्टिबल बंदा हो उसको लगे कि मैं कुछ खास हूं, उसको ये दिखाना भी पड़ेगा ना उसकी, नहीं तो लोग बेइज्जती कर देंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जो हिप्नोटाइज होता है वो खुद को ठगा हुआ महसूस ना करे, और वो क्योंकि लोग उसको कुछ और तरीके से देखेंगे ना, तो आपने उसको एक लकी पर्सन ही शो करना, और वो होते भी लकी हैं, रियलिटी भी है, सच भी है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस करते हैं वही जानते हैं, बाकी तो खाली रह जाते हैं ना। तो आपने उसको बुला लिया, उसकी सजेस्टिबिलिटी चेक करनी है, फुल 2-3 सब टेस्ट ले लिए, ठीक है। तो उसके बाद सजेस्टिबिलिटी आपने चेक कर ली, पास हुआ, तो उसमें फिर आपने वो टेक्निक उस पर अप्लाई करनी है, फिर उसको डीप लेके जाना है, फिर टेस्टिंग करनी है, और फिर जो ट्रांस की अवस्थाएं हैं, चाहे नाम भुलाना, चाहे लॉक कर देना, चाहे कोई आवाज निकलवाना, चाहे जो भी आप करना चाहते हो वो सारा कुछ कर सकते हो। जैसे एक स्टील बॉडी, या आप 2 चेयर के ऊपर उसको रख दो, और 3rd चेयर से पहले सहारा देके या हाथ से, फिर वो कंधा और सिर एक चेयर पर, पैर दूसरी चेयर पर, बीच में से चेयर निकाल दे, कुछ नहीं, तो अब उसके सिर को पूरा स्टील कर दो, कड़ा कर दो, और अब उसके ऊपर चाहे बंदा खड़ा दो, वजन रख दो उसके ऊपर, वो हिलेगा भी नहीं। ये कर किया था, ये तो किया होता है ऐसा, तो क्योंकि वो तो रक्षा के ऊपर करेंगे बेटा। हाँ, होता क्या है कि इसमें तो आपने कमांड दे दी, हाँ इनकी बात सुनो, कमांड दे दी ना, वो तो उसमें होना ही है। आपने जैसे उसमें स्टिफनेस आ जाएगी ना, यहाँ से वो बेंड नहीं हो पाएगा, जैसे कमर तो ऐसे बेंड हो जाएगी ना, जैसे आप उसके ऊपर 20 किलो का बच्चा या कोई आदमी खड़ा कर दोगे, 30 किलो का, 40 किलो का, तो ऐसे तो वो झेल ही नहीं पाएगा ना, लेकिन उस अवस्था में वो झेल लेगा। तो ये ध्यान रखना भी कुर्सी वगैरह सही पोजीशन में हो, कुछ वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ताकि चोट लगने की संभावना ना रहे, और कुर्सी कमजोर भी ना हो, मजबूत, ये चीजें देखनी है कि कोई दुर्घटना की संभावना ना हो। और वजन कोई, जैसे कोई है जिसकी हड्डी की जितनी कैपेसिटी है ना, उतना ही वजन रखा जा सकता है। जो प्रकृति के नियम है उनको नहीं तोड़ा जा सकता ना हिप्नोसिस के द्वारा। अब किसी की वजन सहन करने की क्षमता 40 किलो है, या हड्डियों की सहन करने की 70 किलो वजन सहन करने की क्षमता है, तो वो उतना ही वजन सहन कर पाएंगी हड्डियां, तो चाहे हिप्नोटाइज है या चाहे नहीं है। लेकिन उससे डबल ट्रिपल वजन रखेंगे तो हड्डियां तो टूटेंगी। हिप्नोटिज्म में वो चीजें थोड़ी ना होंगी, हड्डियों की मजबूती नहीं हो सकती, वो तो मांसपेशियों में कड़ापन आया है ना, वो तो शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें आ गया ना स्टिफनेस, हड्डियां तो वैसी की वैसी ही हैं, तो उनकी सीमा से ज्यादा नहीं चलना है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई देवी शक्ति आ गई है, या उसको कहें कि आग में ले जाओ और वो जलेगा नहीं, तो हल्की सी आग है तो उसको महसूस नहीं होगी एक सीमा तक। जैसे आप कहा, जैसे अब जैसे गर्म पानी है, कितने डिग्री पे, 50 डिग्री तक हमें आप सहन कर लेते हैं ना, उतने तक तो कर सकते हैं। आप उबलता हुआ पानी किसी के ऊपर डाल दें तो वो तो चमड़ी की सीमा से बाहर चला गया ना, उसका तो रिजल्ट फिर खराब हो जाएगा ना। तो आप किसी को ये कह सकते हो कि भाई मैं तुझे गर्म चीज जो 50-60 डिग्री हो, जो सहन किया जा सकता, नॉर्मल आदमी ना पकड़ पाए, लेकिन पकड़ ले तो कोई इतना नुकसान नहीं होगा, और वो ये निर्देश दो कि ये बिल्कुल ठंडा है, तो उसको वो ठंडा ही महसूस होगा, वो गर्म नहीं लगेगा। या आप बर्फ का गोला दे दो हाथ में और कहो कि ये आग का अंगारा है, तो उसको गर्म लगेगा, फुफोले भी हो जाएंगे, वो तो हो जाएगा।
लेकिन ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो समय सीमा होती है ना अपनी चमड़े की या शरीर की, उससे क्रॉस नहीं करना है। हाँ, उसको ध्यान में रख के ही, ये अंगारों पर चलना क्या है कि अंगारों पर चल सकता है ना आदमी, वो कुछ सेकंडों के लिए। 3 सेकंड के लिए सर। हाँ, तो वो चीजें संभव है हिप्नोसिस के द्वारा, क्योंकि वो कमांड फॉलो कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो आग में खड़ा दोगे वो जलेगा नहीं, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो गया ना। तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हिप्नोसिस संभव नहीं है। अब हिप्नोसिस के द्वारा गूंगा नहीं बोल सकता ना, जिसने कभी बोला ही नहीं वो थोड़ी, और जो किसी कारण से भूल गया बोलना, या कोई दुर्घटना लगी, किसी का डर बैठ गया, कोई चोट लगी या कुछ ऐसा, लेकिन उसका वोकल ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन उसका वो अटक गया है या वो बन नहीं रही है बात ना, मेडिकल लाइन कहती है कि सब कुछ ठीक है, तो उसको बुलवाया भी जा सकता है। जैसे किसी को पैरालाइसिस हो गया और वो शरीर सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन वो हाथ काम नहीं कर रहा, तो उसका पैरालाइसिस भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कमांड दोगे ना वो साइकोलॉजिकली है, तो जो साइकोलॉजिकली कारणों से शारीरिक विकृति है वो हिप्नोसिस के द्वारा दूर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो रोग हैं जो ऐसा, उनमें रिकवरी ज्यादा फास्ट की जा सकती है, उन रोगों में दवाइयों का असर डाला जा सकता है, बाकी वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। तो ये समझ गए। तो ये जो हालेलुया वाले करते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके का होता है, उनका देखना प्रोग्राम या टीवी पर देखना, तो वो आने से पहले आने के बाद भी करते हैं, कितना दावा करते हैं, और वहां पर लोगों को वो ऐसे करते हैं, ये तो वो लोग ऐसे हिलने लग जाते हैं, तो सारा कुछ वही हिप्नोसिस है। पानी की छींटे मारता है। हाँ, पानी की छींटे आप ऐसे ही कर दोगे तो भी वो हिलने लग जाएगा, वो तो हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक होगा। वो आप कहोगे मैं तुझे कंधे पर टच करूंगा और तेरा शरीर ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाएगा, तू ऐसे ऐसे हाथ करने लग जाएगा, वैसे ही होगा। वो तो सेम चीज है, वो तो स्टेज पर आप सर वो इस बात कल ऐसा करो ना सर, जैसे मेरे को स्पर्श करे इसको मालूम पड़े। हाँ हाँ, हो सकता है जिसको हिप्नोटाइज करके आप करवा सकते हो। ऐसे मैंने देखा है टीवी पे। हाँ, वो जो टीवी पर देखते हो ना, जो रियलिटी में जो हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं, वो हो सकता है हेलुलैया वाला, हो सकता है बाकी हो सकते हैं। तो ये तो आप प्रयोग करके देखोगे ना। बात कह रहे हैं सर, इसकी बात में दम है। हम्म बोलो आप इसको करो, देखो इसमें ऐसा तो दूसरे का जाओ है। देखो, आप देखो जो सजेस्टिबल नहीं है उसको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। आप हिप्नोटाइज होने आए हैं या सीखने आए हैं, पहले ये बताइए। दोनों चीज। देखो, होना और सीखना एक साथ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप हिप्नोटाइज नहीं हुए तो आप सीख नहीं सकते। अच्छा हाँ, ज्यादातर जो हिप्नोटिस्ट बनते हैं वो हिप्नोटाइज होते नहीं है जी। क्योंकि हाँ। उनको सब मालूम है। हाँ, तो जो हिप्नोसिस हो जाता है, एक पॉइंट पर निशान लाया सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लगाते रहना जो आपको ठीक लगे। नहीं, आपसे पूछूंगा। हाँ, पूछ लेना जब मैं टाइम दूंगा। तो आपने हिप्नोसिस सीखना है। हाँ, हिप्नोसिस होने की, करने की। है सर, जो ये फू फू फू। हाँ हाँ, तो ये आपने वही तो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ ना। तो ये प्रक्रिया तो सब में बेसिक ही है। जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ वो वही चीजें हैं। अब आपने अप्लाई करना है ना, तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। तो ये होता है स्टेज हिप्नोसिस। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जैसे ये कह रहे हैं जो वो सीखना है वो वाले सच होते हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने देखा, 2 लोग बुलाए गए थे। हाँ, बुलाए भी जाते हैं। हाँ। देखो, बुलाए गए हैं इसलिए, जो नहीं बुलाए गए हैं उन पर असर आ जाता है। देखो, बुलाए गए हैं, स्क्रिप्टेड है, लेकिन उस स्क्रिप्ट के कारण हजारों लाखों लोग ठीक भी हो जाते हैं। भी वो चाहे नकली ड्रामा किया, लेकिन उसका असर असली आएगा। साइकोलॉजी आ जाती है। हाँ, साइकोलॉजी आ गई ना बीच में। अब जो समर्पित है, जिसको हालेलुया पे, ईसा मसीह पे विश्वास है 100%, और उसका रोग साइकोलॉजिकल है, तो उनको लगा ये ठीक हो सकता, तो उसका विश्वास बढ़ गया ना, समर्पण आ गया, तो ऑटोमेटिक ठीक ही हो जाएंगे। चाहे वो नकली किया, लेकिन असर दूसरे ठीक होते हैं। तो ये रागनी, गाने बजाने, सत्संग हो सर, ये क्यों है? ध्यान मगन हो जाते हैं उनमें। हाँ, तो ये जो होते हैं ना, आप जाते हो सत्संग में या जागरण में, तो जागरण में हिप्नोसिस होता है। जो ये करते हैं ना, पीर का जागरण होता है, तो वहां पर जो हो जाता है वो सारे, तो वो हिप्नोसिस ही है। वहां पर जो हाईली सजेस्टिबल पर्सन है ना, वो वहां पर सिर घुमाने लग जाएंगे। और वहां पर क्या है कि उसमें 3-4 चीजें उन्होंने साइकोलॉजिकली क्रिएट की होती हैं, उनको वातावरण मिलता है। तो हिस्टीरिया रोग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, तो वो मानसिक रोगी हैं।
मानसिक रोग है उनको और वो दबा हुआ है और वहां जा करके वो सारी चीजें निकल आती हैं। तो वो जो कर रहे हैं ना वो साइकोलॉजिकली कर रहे हैं। तो आप जागरण में इस बार जाओ ना तो देखना कि कैसे वो हिप्नोटाइज होके एकदम से आते हैं। वो एकदम से पहले बैठे रहेंगे, पहले आधे घंटे तक वो मौसम बनाएंगे, फिर मौसम बना के सीधे ही आएंगे, घूमते हुए लग जाएंगे। हाँ, सर एक बार इन पे करो। आपने एक दूसरे पर करवाने नहीं है, सीखना है। किसी ने पता मैं हूँगा नहीं, हाँ, मैं तो पावरफुल उसमें हूँ ना, आपने मैंने सीखना है, दूसरे का निकालना है बस। वो कहते हैं ना कुछ लोगों को जैसा है ना वैसा ही स्वीकार ही कर लेना चाहिए, मैं बदला नहीं जा सकता। वो एक स्प्रिंग होता है ना ये दोनों कि बात- देखिए गुरुजी एक हमारा इसको कोई पिछले जन्म का संबंध है गुरुजी। आप सुनिए, जैसे एक लड़ते हुए अंदर की भावनाएं बात कर आप क्या कि जैसे एक छोटा पौधा है उसको तो मोड़ा जा सकता है, आधार दिया जा सकता है ना। एक बड़ा वृक्ष हो जाए ना तो उसको कितना ही मोड़ दो वो रहेगा वैसा का वैसा ही। पीपल के झाड़ जैसे। हाँ, तो अब जो समझदार होता है ना उसको तो उतना ही बहुत होता है ना। लेकिन इनको क्या ये कह देंगे गुरुजी बोलेंगे नहीं, अब नहीं बोलेंगे, 2-3 मिनट बाद वही बोलना तो है अब ही। नहीं बोलूंगा। हाँ, अब नहीं बोलूंगा, 2-3 मिनट बाद फिर नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा मैं। तो ये तो चलना ही चलना है इनको। आपकी कसम नहीं बोलूंगा बस। तो ऐसे बंदों को आप ध्यान ना दें अपने, क्योंकि लॉस ना हो। तो आप भी देखो, वो कहते हैं ना कुछ लोग सत्संग में जाते हैं बताते हैं ना कि भाई तुम अपना नुकसान करो वो तुम मान सकते हैं, किसी दूसरे का नुकसान करो वो जायज नहीं है ना। तो आपके बोलने से किसी दूसरे की लर्निंग में बाधा आए तो ये आपकी समझदारी या चेतना या जो आपका प्रोफेशन है या आपको लोग इज्जत से देखते हैं उस पे सवालिया निशान लग जाएगा ना कि आप खुद पे अप्लाई नहीं कर सकते तो दूसरों पर क्या करेंगे? हैं? बताइए भी, आप खुद शांत या चुप बैठ नहीं सकते तो किसी को सुन कैसे पाएंगे? जब आप खुद लिसनर नहीं बन सकते तो दूसरा आपके सामने आके आप कैसे सुनेगा ना आपकी बात? जब पहले जो अच्छा वक्ता वही होता है जो खुद अच्छा लिसनर होता है। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है तो आप वक्ता भी नहीं है। तो आप अच्छे से किसी को सुन नहीं सकते तो अच्छे से किसी को सुना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सुनाने में ज्यादा व्यस्त हैं तो सामने वाला अपनी बात रखेगा उसको इग्नोर कर देंगे, आप अपनी बात थोप पाएंगे। हाँ, तो इसलिए अब ध्यान रखना। अब देखते हैं शाम तक बीच में शब्द नहीं निकला तो समझेंगे कि आपने समझा है। फिर कुछ देर बाद में वही आ गया तो फिर देखते हैं भी किस तरीके से। ठीक है, तो हम वो हालेलुया वाली बात उस पर थे। तो वो स्क्रिप्टेड लेके आते हैं या स्टेज के ऊपर वो ड्रामा करते हैं, लेकिन जो ड्रामा करते हैं उनको देखने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो लोगों को जिसको ये नहीं पता कि ड्रामा नहीं है उनके ऊपर तो असर पड़ता है, इलाज होता है, बाबाओं के पास जाकर के लोग ठीक होते हैं। तो वो इसलिए कि विश्वास काम करता है ना, समर्पण काम करता है, और समर्पण ही हिप्नोसिस है। अर्जुन समर्पित हुआ तो ही वो देख पाया ना, आपके अंदर वो समर्पण आया। सरेंडर, हिप्नोसिस का एक ही रूल है कि सरेंडर। सामने वाला आपके प्रति समर्पित हो गया, आपको ही मान ले कि सब कुछ तुम ही हो, आप जो हो वही मेरे लिए सही हो, मेरे वेल विशर सब कुछ हो। तो आप चाहे उसको कहोगे कि भाई तू इस बल्ब को देख, और जैसे ही बल्ब को देखेगा तुझे नींद आ जाएगी। आप कहोगे कि भाई मैं 5 तक गिनूंगा और तुझे नींद आ जाएगी, तो वो आ ही जाएगी। आप कुछ भी बोलोगे उसके साथ आप कंडीशनिंग कर दो, कोई टेक्निक चाहे कि कहीं से कुछ भी पकड़ लो वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आप चाहे पैरों को रिलैक्स करवाओ, हाथों को करवाओ, कुछ भी बोलोगे वो उसके ऊपर असर करेगा ही करेगा। बस तो हिप्नोसिस जो है वो काम पहले ही करता है। हिप्नोटाइज होने से करने, ये प्रक्रिया करने से पहले ही आप हिप्नोटाइज 80% काम तो ये इससे पहले ही होता है, बाद में नहीं होता कुछ भी। ये प्रक्रिया जो दिखती है आपको या कोई पेंडुलम घुमा रहा है, ये जो अप्लाई करने से पहले ही हिप्नोटाइज हो जाता है सामने वाला। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो स्टेज हिप्नोसिस से संबंधित आपका कोई सवाल या कोई भी मन में शंका, आप करके देखना एक बार। जैसे आप ग्रुप में करें, बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप तैयार कर लें और उसमें बच्चों को बैठा दें और उनको कहें कि मुझे आप बच्चों पर एक प्रयोग करना है, क्योंकि बच्चों के मन में तो हिप्नोसिस का कोई डाटा नहीं है, तो कुछ भी बोल देंगे वो मानेंगे। और उनको कहें कि
तुम्हें पढ़ाई लिखाई अच्छे से आ जाएगी, तुम्हें घुमा लाते हैं, तुम्हें चॉकलेट खिलाते हैं, कुछ भी आप बोलोगे उनके ऊपर असर करेगा। फिर आप उसको कंसंट्रेट करो और हो जाएगा। एक सर ऐसा जो होता है ना कि जिनको हम जानते हैं या जो हमारे भाई या बहन है, क्लोज है जो, हाँ। उन पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने मेरी बहन पे किया था, तो जैसे मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, तो बीच बीच में हंस रही थी। हाँ, वो क्या कि वो तो फॉलो ही नहीं लेकिन करेगी फिर ना। भी जैसे हमारा 50% हो गया था, जैसे ये हाथ वाला करवाया था, तो कहते कि मेरे हाथ जैसे कंट्रोल में नहीं थे, वो अपने आप जैसे आ रहे थे। तो जैसे अननोन होते हैं उन पे मुझे लगता है कि ज्यादा देखो, जो आपका प्रभाव कबूलेगा ना, जो आपका प्रभाव मान रहा है, उस पर ही इसका रिजल्ट आएगा। और शुरुआत में वो जब बात लोगों को आपने कर दिया, तो घर वाले भी ये धीरे धीरे समझ लेंगे ना भी ये करता है, तो फिर उनके ऊपर भी प्रभाव आ जाएगा। फिर आप घर वालों को भी हेल्प कर पाएंगे। जो आपके रिश्तेदार हैं उनको आप हेल्प तब कर पाओगे जब बाहर वाले आपका प्रभाव मानने लग गए, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन आएगी ना, इसने मेरे को ठीक कर दिया, इसने मेरा ये निकाल दिया, तो घर वाले कहेंगे तो बड़ी, पहले हमें तो लगता है कि ये ऐसे ही है, ये तो कर देता है, तो वो तैयार हो गया ना। अब हम वो कहते हैं इसको कुछ आता तो है नहीं, उसको तो ये भी ऐसे ही है, उसके इमेज में तो वो हमारी पुरानी छवि है, तो वो बातों पर फोकस ही नहीं करेगा। तो इसलिए शुरुआत में क्या है कि कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है ना। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत मायने करता है। अगर एक बार फर्स्ट एक्सपीरियंस खराब हो गया ना, तो जिंदगी भर वो पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी। देखो, एक बार आप चाहे किसी भी चीज में असफल हुए, तो वो चीजें आपका पीछा करेगी। चाहे आप किसी लड़के से धोखा खाए, लड़की से धोखा खाए, तो आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा हर चीज को परखने का, तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत खराब हो जाएगा। और पहली बार आपको बहुत अच्छा पर्सन मिला, तो आपका दूसरों को देखने के प्रति नजरिया बदल जाएगा। सब कुछ पहली बार जो होती है ना चीजें, वो बहुत मायने रखती है। पहली बार आपने किसी पर अप्लाई किया और वो हो गया, मन मुताबिक रिजल्ट मिला, तो आप उस क्षेत्र में बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा ना। और आपने पहली बार गलती से ऐसे बंदे को पकड़ लिया जो होता ही नहीं है, तो आप कहोगे यार चीजें काम तो करती नहीं है। तो जब भी आप पहली बात, तो फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं करोगे कि दोबारा किसी पर करें। आपको वो पहले वाला ना वो रोक लेगा कि पहला भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये विचार आ जाएगा, ये विचार ही रोकता है। अब फिर आप किसी को हिम्मत करके करोगे, चलो इस पे करते हैं, फिर ये विचार आ जाएगा, तो आपका 50% तो कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन रहेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और फिर क्या है कि आप प्रयास कम करने लग जाओगे, और फिर ऐसे ऐसे आप इसको ही छोड़ दोगे, इस काम को छोड़ ही दोगे। लाखों लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये ट्रेनिंगें लेते हैं, तो बहुत कम हिप्नोथेरेपिस्ट बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ज्यादातर खराब हो जाता है, या किसी ऐसे पेशेंट पर अप्लाई करते हैं जिस पर रिजल्ट नहीं आया, तो वो फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए शुरुआत में चाहे आप समय ले लो, लेकिन पकड़ो उसी बंदे को जो हाईली सजेस्टिबल है। इसीलिए मैंने जो ये बेसिक्स जो ये ट्रेनिंग है, इसमें आसान चीजें रखी हैं कि वो प्रैक्टिस कर पाओ। जो इंटेलेक्चुअल हैं या जिनका सजेस्टिबिलिटी लेवल लो है, उनको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, उनको तो कट ही कर देना। जिनके हाथ नहीं आए या जो टेस्टिंग में फेल, उनके साथ मत्था ही नहीं मारना है, छोड़ देना है, उनको छेड़ना ही नहीं है। बस जो मीडियम है उनको भी छोड़ देना है, मीडियम पर भी मत्था नहीं मारना है। ठीक है। एक सवाल, हाँ हाँ। जैसे कि ये हो नहीं पाया है, जैसे हम ओसीडी वालों का इलाज करेंगे, तो कैसे करेंगे फिर यदि उसके पास देखो रिजल्ट ये वो सिर्फ देखो, कोई भी हिप्नो वो ये है, ये एक अच्छी कला है, भी आता है, लेकिन हिप्नोसिस की आड़ में बाकी चीजें असर ज्यादा करती हैं। हिप्नोसिस एक वो फ्रेमवर्क बना देता है, इसको आता है, उसके कारण दूसरी चीजों में प्रभाव आ जाता है। तो इसलिए ये कला है, तो बाकी जो चीजें है ना, वो असर ज्यादा कर जाएंगी। तो मैंने भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हिप्नोसिस शुरू करने से पहले ही ठीक कर दिए थे। हाँ, तो जो आपके पास तर्कस में बहुत तीर होते हैं ना, अगर आपके पास एक ही तीर है, ये फेल हो गया, फिर क्या करोगे? सही है। हाँ, तो इसलिए एक के भरोसे मत रहो। हिप्नोसिस अच्छा है, ये वो है ना, इसको रखो, इसको अप्लाई तब करो जब लगे समय। अगर एक ही है तो फिर आप करेंगे क्या? तो इसलिए मनोवैज्ञानिक के पास या जो इलाज करता है उसके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है, बहुत सारी टेक्निक होती हैं। वो माहिर होता है कि उसको पता लग गया ये काम नहीं कर रहा, तो वो कब दूसरी टेक्निक शुरू कर देता है, कब उसको उससे बाहर ले जाता है, पता ही नहीं चलने देता ना। यही तो एक्सपीरियंस या अनुभव का फायदा होता है। वरना क्या कि आपको लगा कि ये काम नहीं कर रहा, तो कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कुछ गड़बड़ होगी ना। तो ये चीजें आपको
सीखनी होगी। एक चीज ये सीख ली, अब दूसरी भी सीखें। जैसे ये रेकी का कहते हैं, रेकी भी जो चीजें आपको अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कहता ये सीखो वो सीखो, जो चीज आपको अपील करती है जी जी वो सीख लो। चाहे एनएलपी सीख लो, चाहे सीबीटी, बहुत सी थेरेपी है, दुनिया जहान की थेरेपीज हैं। तो जो चीजें आपको अच्छी लगती है, आपको अपील करती हैं, वो आप सीखते जाएं। तो आपके पास काफी सारी चीजें होनी चाहिए। जी लॉजिकल बंदे के साथ पेश आने के लिए भी चीजें हों, हर बंदे के लिए अलग अलग चीजें आपके पास हों, तो आप ज्यादा लंबा चल पाएंगे। ठीक है, समझ गए? जी हाँ, तो और कोई सवाल आपका? ठीक है, तो आगे बढ़ें फिर। तो ये नेचर ऑफ माइंड, ये बहुत टॉपिक है, इसको क्लियर करना पहले बहुत जरूरी है।